चलिए शुरू करते हैं प्रकाश लाइट, जिसे हम ऑप्टिकल भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश लाइट। तो यहाँ पे देखिए प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो हम बताएंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। प्रकाश तंतु को ही ऑप्टिकल फाइबर बोला जाता है, ये बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर बोला जाता है। तो ये किस पे काम करती है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन आया तो इसका प्रयोग जो ऑप्टिकल फाइबर है, इसका इस्तेमाल हम कहाँ-कहाँ करते हैं, तो हम करते हैं इंटरनेट सिग्नल में, दूरसंचार में, मेडिकल एंडोस्कोप में भी हम इस्तेमाल करते हैं। और ये सब जो है पूर्ण आंतरिक के अंतर्गत आया, तो भाई इसी पे हम काम करेंगे, जो भी काम करेंगे। अगर मान लीजिए मरीचिका की बात करते हैं, मतलब मिराज बोलिए, किसका उदाहरण है, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही उदाहरण है। क्यों पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण क्यों है? क्योंकि आपको मृगमरीचिका जो है, ये दिखता है कि आगे आप जा रहे हैं और दिख रहा है कि वहाँ पे पानी है। लेकिन आप जब उसके पास जाइएगा तो वहाँ पे दिखेगा अरे पानी तो है नहीं, रोड है वो, है ना? ऐसे राजस्थान क्षेत्र में ज़्यादातर जहाँ पे बालू है, वो पे भी, और जहाँ पे सड़क आजकल बना है वहाँ पे भी आपको दिखेगा कि अरे वहाँ पे पानी है, लेकिन वहाँ पे पानी है नहीं। अगर मैं बात करूँ कि प्रकाश तरंगों के वायु से काँच में जाने पर उनके कौन से गुण प्रभावित होते हैं, तो हम बताएँगे तरंगदैर्घ्य और वेग दोनों प्रभावित होते हैं। मतलब प्रकाश तरंग के अगर देखें, वायु से काँच में जाने वाला, वायु से काँच की ओर जा रहा है तो उसमें कौन-सा गुण है? तरंगदैर्घ्य और वेग दोनों है। ठीक है? ये आप जानते हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, जैसे ऊपर वाले हम पढ़े, तो उसकी आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी अपरिवर्तित रहती है, परिवर्तित नहीं हो सकती, अपरिवर्तित है। अगर मान लीजिए एक माध्यम से दूसरे माध्यम जा रही है तो अपरिवर्तित है। परिवर्तित कैसे होगा? अगर कोई रुकावट होगा तभी तो रिटर्न करेगा, है ना? तो मतलब अगर दूसरे में जा रही है, माध्यम में परिवर्तित हो रही है तो अपरिवर्तित है। अगर मान लीजिए इसी में पूछे निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो हम बताएँगे प्रकाश की गति 3 गुने 10 पे पावर 8 मीटर सेकंड होता है। ठीक है? एमएस बोल दीजिए। क्लियर? तो अगर पूछे कि निर्वात मतलब वैक्यूम में प्रकाश की गति पूछे तो 3 इंटू 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकंड बता देना है, एमएस बता देना है। और याद रखिएगा, यह ब्रह्मांड की अधिकतम गति मानी जाती है। ठीक है? निर्वात का जो देख रहे हैं आप और ये जो सेकंड मीटर सेकंड देख रहे हैं, ये ब्रह्मांड की अधिकतम गति मानी जाती है। ठीक है? ये मान के अगर मैं बात करूँ और भी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है, तो हम बताएँगे प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में होता है। तो प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में ये होती है। अगर पूछ ले कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है, तो प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में होता है। अब यहाँ पे देखिए, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण को हम कौन-सा मिरर बोलते हैं, बता सकते हैं? प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो याद रखिएगा कि अवतल दर्पण का हम इस्तेमाल दाढ़ी बनाने में करते हैं या सर्च लाइट में करते हैं, है ना? और यह जो होता है प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, कौन? अपवर्तन अवतल दर्पण जो होता है। ठीक है? कनकेव मिरर बोलते हैं। सिंपल बात। चलिए, अगर आपसे पूछे कि प्रकाश सजावट के लिए किस विसर्जन लैंपों में किस गैसों का प्रयोग किया जाता है, तो नियॉन का प्रयोग किया जाता है। देखिए नियॉन कभी-कभी ऐसे दे देता है, ठीक है? कभी-कभी निऑन कर देता है, तो नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं लाल रंग, ठीक है? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, जबकि बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। और ये सवाल पूछता है कि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, जबकि बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। ये बात मान के चलिए, ठीक है? तो ये तो मानते हैं कि नहीं? मानते होंगे। तो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, जबकि बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। और भी सवाल की बात करें तो क्षैतिज, क्षैतिज मतलब होता है हॉरिजेंटल, हॉरिजॉन मतलब हॉरिजेंटल रूप से। तो क्षैतिज के समीप सूर्य और चंद्रमा की दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है, तो हम बताएंगे प्रकाश का अपवर्तन है। प्रकाश का अपवर्तन के कारण ही हमारा जो है सूर्य एवं चंद्रमा दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देता है, वो भी क्षैतिज ऊर्जा के समीप अगर देखिए तो, हॉरिजेंटल रूप से देखें तो, जिसे हम आप क्षैतिज प्रभाव भी बोलते हैं। देखिए वास्तविक सूर्योदय
से कुछ समय पहले ही सूर्य क्यों दिखाई देने लगता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देने लगता है। तो आप समझिए, डिफ्रैक्शन बोलते हैं अपवर्तन को, है ना? तो वास्तविक सूर्योदय जो होता है, वास्तविक सूर्योदय जो हो रहा है उससे कुछ समय पहले ही सूर्य क्यों दिखाई देने लगेगा? तो इसलिए दिखाई देता है क्योंकि हमारा वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है, रिफ्लेक्शन के कारण दिखाई देता है। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? बता सकते हैं? क्योंकि लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल प्रकाश का प्रकीर्णन जो होते हैं, जिसके हम स्कैटरिंग बोलते हैं, स्कैटरिंग, ठीक है? स्कैटरिंग बोलते हैं, वो सबसे कम होता है इसलिए। और भी देखिए, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग की घटना के कारण दिखाई देती है। तो यहाँ पे किस घटना के कारण दिखाई देती है, ये सवाल है। तो बहुलित परावर्तन के कारण, बहुलित मतलब होता है मल्टीपल, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है? देखिए, एक रिफ्रैक्शन होता है, एक रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन बोला जाता है प्रवर्तन को, रिफ्रैक्शन बोला जाता है अपवर्तन को, ठीक है? ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ये तो हम समझ गए साबुन के पतले झाग, साबुन के पतले झाग मतलब बुलबुला, साबुन के बुलबुले, शॉप के बुलबुले। जो घटना होती है किस घटना के कारण होती है? तो उसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण होता है, रिफ्लेक्शन के कारण होता है और व्यक्तीकरण के कारण होता है, मतलब इंटरफेरेंस के कारण होता है। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन और इंटरफेरेंस के कारण होते हैं। समझ गए? और साबुन में झाग जब निकलता है, जो चमकदार रंग का निकलता है ना, कभी सातों रंग दिखता है। देखे होंगे आप। चलिए, अगर मैं बात करूँ स्पष्ट दृष्टि से, स्पष्ट दृष्टि मतलब आँख से देखना, विज़न, क्लियर विज़न की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेमी होती है। आप 25 सेमी पे आप क्लियर देख सकते हैं, क्लियर विज़न, है ना? देख सकते हैं। दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा लघु तरंगे अधिक प्रकीर्णन होती है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है, ठीक है? तो आकाश आकाश का जो रंग है नीला क्यों दिखाई देता है, बता सकते हैं? तो हम बोलेंगे अवश्य बता सकते हैं, क्योंकि दीर्घ तरंगों की अपेक्षा जो लंबा तरंग आता है, ठीक है? वायुमंडल द्वारा लघु तरंग अधिक प्रकीर्णन होते हैं, मतलब दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल में जो लघु तरंग है, छोटा तरंग है, वो अधिक प्रकीर्णन होते हैं, है ना? इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अब प्रकीर्णन को क्या बोलते हैं? कमेंट कर सकते हैं तो प्लीज करिए। तो हम स्कैटरिंग बोलते हैं। तो उसका स्कैटरिंग जो होता है, स्कैटरिंग वो सबसे अधिक होता है किसका? छोटा तरंग का। और देखिए, तंतु प्रकाशीय संरचना या तंतु प्रकाशीय संचार में जो है संकेत किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो प्रकाश तरंगों द्वारा किया जाता है। मतलब फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन के संकेत हम पूछे कि किसके द्वारा प्रदान करेंगे? तो प्रकाश के तरंगों द्वारा ही तो प्रदान करेंगे, लाइट के तरंगों द्वारा ही तो प्रदान करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे, है कि नहीं? ये हम जानते हैं। चलिए, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल मीटर सेकंड में, ठीक है? मीटर सेकंड एमएस में, मीटर सेकंड। तो विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल की बात करेंगे, जो हम मीटर सेकंड में बात करेंगे। तो जैसे माध्यम है निर्वात, कांच और जल, ये समय जो है कांच का चाल बताएंगे कि कितने प्रकाश चाल पे है और कितना जो है जुड़ा हुआ है। तो इसके निर्वात में चाल पूछेगा तो 3 गुने 10 पे पावर 8 या 8 मीटर सेकंड स्क्वायर बता देना है। मीटर प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर बता दीजिए। अगर पूछ दे कि कांच में बताइए प्रकाश का जो चाल है, स्पीड है, वो बताइए कांच में, तो हम बताएंगे 2 गुने 10 पे पावर 8 मीटर सेकंड स्क्वायर बता देना है। जल में पूछेगा तो जल में भी 2.25 गुने 10 पे पावर 8 मीटर सेकंड बता देना है, ठीक है? ये हो गए। और भी हम बात करें, अब मान लीजिए रॉक साल्ट में देखें, मतलब पत्थर वाला जो साल्ट होता है, नमक, उसमें अगर प्रकाश की चाल पूछा जाए तो 1.96 गुने 10 पे पावर 8 मीटर सेकंड बता देना है ना? चलिए, अगर मान लीजिए तारपीन का तेल में प्रकाश की चाल पूछे तो हमको बताना है मीटर सेकंड में बताना है, तो 2.04 गुने 10 पे पावर 8 मीटर सेकंड स्क्वायर बता देना है। ये बात क्लियर हो गई। अगर इसी में सवाल पूछे नायलॉन का, नायलॉन का बताइए, तो नायलॉन का बताएंगे 1.96
गुने 10 पे पावर 8 मीटर सेकंड स्क्वायर बता देना है, सॉरी स्क्वायर नहीं मीटर सेकंड बता देना है। तो 1.96 गुने 10 पे पावर 8 किसका है जी? प्रकाश की चाल किसमें है? तो नायलॉन में है। अगर मान लीजिए यही सवाल पूछते कि 1.968 मतलब 10 पे पावर 8 मीटर सेकंड किसका है और बताइए, नायलॉन तो था ही, रॉक साल्ट भी है। अगर और सवाल पूछे कि अच्छा ठीक है 2.04 गुने 10 पे पावर 8 मीटर सेकंड स्क्वायर किसका है? तो तारपीन का तेल है। तारपीन का तेल में प्रकाश की चाल है। अच्छा ये बात है, तो आप बताइए कि 2 गुने 10 पे पावर 8 मीटर सेकंड स्क्वायर जो है ये किसका प्रकाश की चाल है, किसमें है? तो हम बताएंगे कांच में है। अगर यही बात पूछे कि 2.25 गुने 10 पे पावर 8 मीटर सेकंड स्क्वायर किसका है, बताइए प्रकाश की चाल? तो जल में है प्रकाश की चाल ये। अब जैसे मान लीजिए परंपरागत कैमरे, जो कैमरा होता है, कैमरे के किस भाग से आंखों के रेटिना की तुलना की जा सकती है? तो फिल्म की जाती है, सही बात है। अगर रेटिना की तुलना की जाती है तो कैमरे के किस भाग से? फिल्म के भाग से, है ना? उससे इससे किया जाता है। चलिए अगर मान लीजिए एंडोस्कोप की बात करेंगे, एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन पर करती है। तो एंडोस्कोप हो या आपको सिग्नल की बात हो, तो ये सब जो है पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन पे ही काम करती है। ये सब सिंपल सवाल है। आपसे ये भी पूछेगा प्रकाश विकिरणों, लाइट रेडिएशन की प्रकृति कैसी होती है? तो तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। तरंग हो या कण, दोनों के रूप में काम किया जाता है। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिस रंग को परावर्तित करता है। जिस रंग को क्या करता है? परावर्तित करता है। समझ गए? समझ गए होंगे। हीरे की बात करते हैं, हीरे की चमक की बात करते हैं। तो हीरा जो है उच्च अपवर्तनांक के कारण चमकता है। किसके कारण चमकता है? अपवर्तनांक के कारण चमकेगा। तो हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है जिससे हीरा चमकता है, क्योंकि हीरे का जो है क्या होते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होता है। समझ गए? जिसे आप डायरेक्ट ये भी बोल सकते हैं अपवर्तनांक जो है अधिक होता है, इसलिए हीरा चमकता है। इसलिए तराशने पर उसकी चमक जो है और बढ़ जाती है। जब उसका हीरे को और तराशा जाता है ना तो चमक और उसकी बढ़ती है। प्रकाश की गति, प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है? तो हीरे में सबसे कम होती है। तो हीरे में क्या होता है? सबसे कम होता है। ठीक है ना? अगर मान लीजिए अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई पड़ता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को जो है फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस करके प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? तो प्रदर्शित करना क्या कहलाएगा? तो हम बताएंगे उसे रोस्टर स्कैन कहलाएगा। तो रोस्टर स्कैन ही कहिएगा ना। अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉनिक है और अगर मान लीजिए फास्फोरस कोड लगा हुआ है, कोडेड पर्दा है, उस पर फोकस कीजिए तो उसका प्रतिबिंब का पर्दे पर प्रदर्शित जब होगा तो हम उसे रोस्टर स्कैन ही कहेंगे। अब दूरदृष्टि दोष जिसे हम हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, तो याद रखना है कभी दूरदृष्टि दोष पूछ देता है, निकट दृष्टि दोष पूछ देता है। तो निकट दृष्टि दोष अगर पूछे तो उसमें कौन सा लेंस लगाइएगा? अवतल लेंस लगाइएगा, है ना? और दूरदृष्टि दोष अगर हो जाए तो उसमें क्या कौन सा लेंस लगाइए? उत्तल लेंस लगा दीजिएगा, कन्वेक्स लेंस लगा दीजिएगा। तो दूरदृष्टि दोष अगर हो गया तो दूरदृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? ये भी पूछ देता है। तो हाइपेमेट्रोपिया बोला जाता है। हाइपोमेट्रोपिया, हाइपेमेट्रोपिया बोल दीजिए। मायोपिया किसको बोलते हैं? मायोपिया किस में होता है? कमेंट कीजिए। नीला, हरा, यहाँ पे देखिए नीला है, हरा है एवं लाल, तीनों क्या है? प्राथमिक रंग है, प्राइमरी कलर है। और प्राइमरी कलर के मिश्रण से अन्य सभी रंग का निर्माण होता है। मतलब नीला, हरा और लाल मिल जाएगा तभी और भी कलर बनेंगे। यहाँ तक सोचिए सफेद प्रथम में नहीं आता, नीला, हरा, लाल ये तीन आते हैं प्रथम कलर में। ठीक है, उससे जोड़कर आप सफेद बना सकते हैं। वस्तु के त्रिविमीय जिसे हम 3D बोलते हैं, 3D प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्त करने की तकनीक को क्या कहते हैं? तो हम बताएंगे होलोग्राफी कहेंगे। अगर मानी वस्तु का 3D हम प्रतिरूप बनाना है, अंकित करना है या पुनरावृत्त करना है, फिर से बनाना है, तो कौन सी तकनीक करेंगे? होलोग्राफी का इस्तेमाल करेंगे।
या आप उसे क्या कहिएगा, होलोग्राफी कहिएगा। अगर प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है तो उसके तरंगदैर्ध्य पर निर्धारित होगा, वेवलेंथ पर होगा, है ना? यही ना? अगर मान लीजिए पढ़ने में काम आने वाले दर्पण में कौन-सा लेंस प्रयुक्त होता है जो पढ़ने के लिए, तो कन्वेक्स कन्वेक्स का इस्तेमाल करते हैं, उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं पढ़ने के लिए, किसका इस्तेमाल करते हैं, उत्तल लेंस का। चलिए आगे देखते हैं, दूरदर्शन। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद क्यों नहीं मिल पाते हैं? क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार होने के कारण नहीं मिल पाते हैं। तो दूरदर्शन का जो संकेत होता है एक निश्चित दूरी के बाद आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा पता है? क्योंकि पृथ्वी का जो सतह होता है वो वक्राकार होता है, कर्व्ड होता है, इसके कारण वो जो है आपको नहीं मिलता है। अगर मान लीजिए दूरदर्शन प्रसारण में शब्द संकेतों का जो है प्रेषण करने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, तो आवृत्ति का प्रयोग करते हैं, मतलब एफएम का इस्तेमाल करते हैं। एफएम मतलब होता है, एफ से होता है फ्रीक्वेंसी और एम से होता है मॉड्यूलेशन बोलिए या मॉडुलन बोलिए, बताया जाता है, सुनाया जाता है। तो आवृत्ति मॉडुलन के कारण ही करते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के कारण ही करते हैं, एफएम के कारण ही करते हैं। इसी का शॉर्ट है। चलिए हर ढंग से मैं कोशिश करता हूँ, समझाते चलूँगा। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण, जिसे हम प्लेन मिरर बोलते हैं, मिरर मतलब आईना, की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए तभी होगा। व्यक्ति से ज़्यादा ऊंचा होगा तो क्या फ़ायदा, व्यक्ति से ऊंचाई से आधी होनी चाहिए। हाफ देखिए हाफ ऑफ पर्सनल हाइट से होनी चाहिए कम, मतलब पर्सनल हाइट, क्योंकि देखिए प्रकाश की किरणें जो है सिर और पैर दोनों से प्रतिबिंब जो होता है होकर आंखों तक पहुंचती है, तो इसलिए आधा होना जरूरी होता है। तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए वाहनों में, मतलब जो गाड़ी है वाहन है, में पृष्ठ दृष्टि दर्पण, जिसे हम रियर व्यू मिरर बोलते हैं, के रूप में दृश्य दृश्यावलोकन के लिए जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दृश्यावलोकन मतलब देखने के लिए। हम लोग अगर वाहनों में क्या करते हैं, पीछे की ओर गाड़ी को देखने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। दृष्टिपटल, अच्छा ये बताइए कि उत्तल दर्पण का तो हम वाहन में देख लिए, अब वाहन में ही अवतल दर्पण का भी इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पे करते हैं, कमेंट कीजिएगा अवतल दर्पण का। अब दृष्टि पटल की बात करते हैं, रेटिना की बात करते हैं। तो रेटिना पर जो है किस प्रकार का चित्र बनता है, तो वस्तु से छोटा और उल्टा बनता है। स्मॉल बनेगा और इसके उल्टा बनेगा, याद रखना है। तो वस्तु का छोटा और उल्टा बनता है दृष्टि पटल रेटिना पर, तभी तो क्लियर दिखता है। उल्टा दिखेगा तभी तो हमें सीधा दिखेगा। और किस रंग में प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है, तो नीला प्रकाश में सर्वाधिक होती है प्रकाश की ऊर्जा। तो नीले रंग में प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है। ठीक है, इसमें कोई शक तो नहीं, क्योंकि नीली जो है रोशनी के तरंग सबसे छोटी और ऊर्जा सबसे अधिक होती है। रोशनी इसकी जो है कम होती है, लाइट जो है कम होती है, लेकिन मतलब रोशनी का तरंगदैर्ध्य, नीला प्रकाश का तरंगदैर्ध्य जो है, वेवलेंथ जो है सबसे छोटी होती है, लेकिन एनर्जी जो है सबसे अधिक होती है। ये बात तो मानते हैं कि नहीं, मानते होंगे। एक आंख की अपेक्षा दो आंखों से देखना अधिक स्पष्ट होता है, इसका क्या कारण है? इससे देखी जाने वाली वस्तु की दूरी, गहराई का सही अनुमान होता है। अगर मान लीजिए एक आंख से आप देख रहे हैं और आप दोनों आंखों से देखिए तो अधिक स्पष्ट होता है। क्यों? नॉर्मल बात है भाई, इसलिए होता है क्योंकि वस्तु की दूरी और गहराई आप सही अनुमान लगा सकते हैं अगर दोनों से देखते हैं तो। इसमें क्वेश्चन पे तो लॉजिक है नहीं। वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रमुख कारण क्या है, तो वायु में उपस्थित धूलकण होते हैं। वायु में उपस्थित क्या है, धूलकण, इसके कारण होता है। अगर मैं बात करूं अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष की अगर बात करें, अब देखिए दूर दृष्टि दोष को क्या बोले, हाइपोमेट्रोपिया बोलते हैं। अगर निकट दृष्टि दोष को मायोपिया बोलते हैं। तो मायोपिया जो कि दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, तो निकट दृष्टि दोष में क्या लगाते हैं, अवतल लेंस लगाते हैं। ठीक है, दूर की वस्तु को दूर करना है भाई। लेंस की क्षमता की इकाई क्या है, तो डायोप्टर है। तो लेंस की क्षमता अगर हमको नापना है तो डायोप्टर का इस्तेमाल करिएगा। ये जो आप देख रहे हैं ए, इसको हम तरंगदैर्ध्य से इंडिकेट करते हैं। तो तरंगदैर्ध्य का हम बात करते हैं, तो वैगनी कलर में अगर तरंगदैर्ध्य का अनुमान लगाया गया है, मतलब वेवलेंथ का अनुमान लगाया गया है, वेवलेंथ को ही हम पता है एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। ठीक है, तो ए से मतलब एंगस्ट्रॉम, तो तरंगदैर्ध्य का माप हम एंगस्ट्रॉम से ही करते हैं।
किससे? एंगस्ट्रॉम से करते हैं। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके 4460 एंगस्ट्रॉम किसका है? बैंगनी कलर का है, बैंगनी कलर का तरंगदैर्घ्य का है, ये भी बोल सकते हैं आप। अगर पूछे नीला, जामुनी कलर जो होता है, नीला कलर कहिए या जामुनी कलर कहिए, ठीक है, तो इसमें कहां से कहां तक होगा तरंगदैर्घ्य का? अगर एंगस्ट्रॉम के रूप में हम नापे तो 4460 से लेके 4650 एंगस्ट्रॉम बता देंगे। तो सिंपल बात है। अगर यही आसमानी कलर की बात करेंगे, आसमानी कलर, ठीक है, क्या बोलेंगे? आसमानी कलर। देखिए बैगनी कलर को हम तो वी से इंडिकेट किए, मतलब वायलेट कलर को कहते हैं। नीला मतलब ब्लू, आसमानी, आसमानी बोलिए, आसमानी को स्काई ब्लू बोला जाता है, आसमानी कलर को, ठीक है। नीला, आप नीला बोलिए, जामुनी, जिसे हम ब्लू बोलते हैं, याद रखिएगा। तो आसमानी कलर, स्काई ब्लू की बात करें तो ये हमारा जो है 46 से 50 एंगस्ट्रॉम से लेके आपको 5000 एंगस्ट्रॉम होगा, इसी का वेवलेंथ होगा। हरा मतलब ग्रीन का बात करें तो ग्रीन का अगर पूछे तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रॉम में तो 5000 से लेके 5700 एंगस्ट्रॉम बता देना है, सिंपल बात है। अगर पीला, पीला का अगर कलर का तरंगदैर्घ्य पूछे, येलो का, तो हम बताएंगे इसका तरंगदैर्घ्य अगर वेवलेंथ बताएं एंगस्ट्रॉम में नापना है तो 5700 से लेके 5900 एंगस्ट्रॉम में बताया गया है ना। अगर इसी में पूछे नारंगी कलर की बात करेंगे, नारंगी कलर, तो नारंगी कलर का बताइए तो 5900 एंगस्ट्रॉम से लेके 6200 एंगस्ट्रॉम होंगे। उसी तरह लाल मतलब रेड का, तो रेड का 6200 मतलब 6200 एंगस्ट्रॉम से लेके 7600 एंगस्ट्रॉम हो जाएंगे। तो ये सब जो है आपका बताया हुआ है, तो इस स्वरूप को आप समझ सकते हैं। और आप जानते ही हैं कि बैंगनी कलर का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे कम होता है और लाल का सबसे ज़्यादा। देख लीजिए, यहीं पे देख लीजिए, अगर देखा जाए तो बैंगनी कलर का आप देख लीजिए कम होता है, सबसे कम होता है 13 मतलब 3900 से लेके 4460 एंगस्ट्रॉम बता दीजिएगा। और यही रेड का देख लीजिए 6200 से लेके 7600 तक जाता है, मतलब 6200 से लेके 7600 तक जाता है। तो रेड का सबसे ज़्यादा हुआ ना। अगर मान लीजिए दूसरे नंबर पूछे तो नारंगी को टिक लगा दीजिएगा सबसे ज़्यादा में तरंगदैर्घ्य में, है ना। और सबसे कम में दूसरे नंबर पे तरंगदैर्घ्य का पूछे तो नीला, ऐसे ही लगा सकते हैं। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? तो शून्य डायोप्टर होती है। मतलब धूप के जो चश्मा होता है उसमें कितना डायोप्टर होता है? शून्य, जीरो, है ना, जीरो डायोप्टर होता है, इसमें कुछ ऐसी जानकारी नहीं है। तो आप अगर धूप वाला चश्मा पहन रहे हैं ना तो आपको दिक्कत नहीं है, आप जीरो डायोप्टर का पहनिए और काम चलाइए। अगर मैं बात करूँ एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती कितनी है? तो अनंत होती है, इसकी कोई सीमा नहीं होती, अनंत है ना, अनंत है। मतलब इनफिनाइट रेडियस बताइए, है ना। मतलब समतल दर्पण का परावर्तन सतह सपाट होता है ना, इसलिए अनंत है ना, सपाट होने के कारण अनंत है। अगर मान लीजिए प्रसारी ब्रह्मांड की संकल्पना, संकल्पना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो डॉपलर प्रभाव पर जो है आधारित है, डॉपलर इफेक्ट बोलिए, इस पर आधारित है। अगर मान लीजिए आपसे पूछे कि डॉपलर प्रभाव जो होते हैं इस पर आधारित, तो हम समझ गए तो क्या है? तो यह सिद्धांत बताता है डॉपलर का प्रभाव कि दूर जाती आकाशगंगाओं की रोशनी लाल हो जाती है, रेड हो जाती है। क्लियर? अगर मैं बात करूं जल में वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की सतह व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस करता है। अगर मान लीजिए खोजी बत्ती सर्च लाइट में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। और अवतल दर्पण को हम क्या बोलते हैं? कैनकेव मिरर बोलते हैं। तो खोजी बत्ती में सर्च लाइट में कौन सी दर्पण प्रयुक्त होती है? तो अवतल दर्पण प्रयुक्त की जाती है। अगर मान लीजिए रमन प्रभाव की बात करते हैं, रमन इफेक्ट की बात करते हैं, का संबंध जो है किस प्रकार की किरण से है? तो सभी पारदर्शी जो ट्रांसपेरेंट है माध्यम की किरणों से है, मतलब सभी पारदर्शी माध्यम की किरणों से है, मतलब ट्रांसपेरेंट किरण से है, ये जान लीजिए, जो कि रमन का प्रभाव जुड़ा हुआ। ध्वनि के पुनरु उत्पादन बोल दीजिए, प्लेयर बोलते हैं, ठीक है। ध्वनि ऑडियो प्लेयर बोलते हैं। यहाँ पे देखिए ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयुक्त होता है? तो लेजर बीम प्रयुक्त होता है, लेजर बीम जो है उसमें प्रयुक्त होता है, ये हम जानते हैं। तो अगर मान लीजिए आपसे पूछे सीडी, डीवीडी, स्कैनर, मीडिया, मेडिकल ऑपरेशन, ये सब में लेजर बीम का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, करते हैं कि नहीं? तो ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त हो या सीडी में हो आपका, ठीक है, ये सब में आपको लेजर बीम का ही इस्तेमाल करते हैं, यहाँ तक कि डॉक्टर भी करते हैं। तो वही तो है कि ध्वनि के पुनरु उत्पादन, रिप्रोडक्शन के लिए सीडी, ऑडियो प्लेयर में जो है क्या प्रयुक्त होते हैं? लेजर बीम प्रयुक्त होते हैं।
जब दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य कोई वस्तु रख दी जाए या रख दी जाती है तो उस पर अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। जब लाल, नीले, हरे प्रकाश का पुंज जो है एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग कैसे प्रतीत होता है? तो सफेद होता है। मानव आंख दृश्य प्रकाश के लिए किस तरंग के लिए सर्वाधिक ग्राही होती है? तो हम बताएंगे 5500 एंगस्ट्रॉम पर होती है। अगर मानव आंख का जो दृश्य प्रकाश होते हैं, देखने की प्रकाश होती है, किस तरंग के लिए सर्वाधिक होती है? तो 5500 एंगस्ट्रॉम पर सर्वाधिक होती है, अच्छी होती है, ये मान के चलिए। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8.5 मिनट। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर सवाल पूछे जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तब अपवर्तन के पश्चात सूर्य का प्रकाश अपने विभिन्न वर्णों रंगों में विभाजित हो जाता है। इसे हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं तथा प्रकाश से प्राप्त विभिन्न रंगों का समूह वर्ण क्रम या स्पेक्ट्रम कहलाता है। वर्ण क्रम को ही स्पेक्ट्रम बोला जाता है। सही बात है, अगर किसी प्रिज्म से गुजारिए तब जो अपवर्तन के पश्चात अगर सूर्य का प्रकाश अगर आपको आए तो विभिन्न रंगों में होगा, वर्णों में बढ़ जाएगा, विभाजित हो जाएगा, तो उसे हम क्या करेंगे? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, है ना? ये आप जानते हैं। या आप वर्ण रंग कह सकते हैं, वर्ण क्रम बोल सकते हैं, स्पेक्ट्रम बोल सकते हैं। और आपसे पूछे चंद्रमा का प्रकाश जो है पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? तो 1.3 सेकंड में पहुंच जाता है, 1.3 सेकंड में। अगर इंद्रधनुष के रंगों का सही अनुक्रम क्या है? तो बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल होता है। अगर मान लीजिए इसी में इंद्रधनुष बनने के लिए किस वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन, ठीक है, एवं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन आदि जो है भौतिक परिघटना जो है उत्तरदायी है। अगर मान लीजिए इंद्रधनुष बनने में किसकी किसकी भूमिका होती है तो हम बताएंगे वर्ण विक्षेपण का, अपवर्तन का, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का होता है। वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक का ये सब जो है जुड़ा हुआ है इंद्रधनुष से। सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को किस दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है? तो अवतल दर्पण से किया जा सकता है। इसी तरह पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नंगी आंखों से देखने से आंखों को क्षति पहुंचती है। रेटिना के जलने के लिए सूर्य का जलने के लिए सूर्य का कौन सी किरण उत्तरदायी है? तो पराबैंगनी किरण उत्तरदायी है। यूवी याद रखिएगा, यूवी रे, अल्ट्रा वायलेट किरण जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, रे के कारण है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गए हमारे क्लियर आपके लाइट का, जितनी हो सके हम समझा दिए, जो इंपॉर्टेंट हम कर दिए, और इसका एमसीक्यू भी लेंगे। बस 2 टॉपिक और बचे हैं और खत्म हो जाएंगे।